वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। आज 18 जनवरी 2023 है, दिन है वेंसडे। आई होप यू लॉडिंग गुड। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स है तो यू कैन ईमेल मी ऑन curiously@gmail.com। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें। आज का पहला टॉपिक है द हिंदू न्यूज़पेपर का होल्ड ऑफ। आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है, ये एक आतंकवादी है। इसका नाम है अब्दुर रहमान मक्की। मैं इसको मक्की कहूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि हम इसके बारे में बात करें, ठीक है। अब भारत के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि ये जो लश्कर ए ताइबा LET जो है, इसका डेप्यूटी चीफ ये जो मक्की है, तो इस मक्की पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, तो अब इस पर एक कार्यवाही हो सकती है। अब UNSC जो है, इस पर जब भी ये मक्की की बात आती थी तो चाइना जो है वो टेक्निकल होल्ड लगाता था। अब चाइना ने ये जो टेक्निकल होल्ड है इसको हटा दिया है। तो ये एक छोटी सी खुशखबरी है भारत के लिए। इट्स बेसिकली ए मिक्स्ड फीलिंग, टू बी ऑनेस्ट। क्यों मिक्स्ड फीलिंग की बात हो रही है यहां पर? देखिए, एक तरफ अगर हम कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए एक, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी सी विक्ट्री है, स्मॉल विक्ट्री है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखिए टेररिज्म जो है ये एंटी ह्यूमन बीइंग है। टेररिज्म के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें चाहिए एक ही विचारधारा टेररिज्म को खत्म कर सकती है, और वो है मानवता, राइट। अब चाइना ने यहां पर जो होल्ड लगाया था वो कैसा होल्ड था? ये टेक्निकल होल्ड था। टेक्निकल होल्ड का मतलब पता है क्या होता है? रियल सेंस में रूल्स एंड रेगुलेशन में जो कोई ग्रे एरिया है, थोड़ा बहुत लूप होल है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं अपने हित के लिए। तो चाइना ने जानबूझकर, चाइना को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये मक्की जो है इसका क्या बिजनेस है, लेकिन चाइना जो है वो टेक्निकल होल्ड लगाता है पाकिस्तान को बचाने के लिए, USA, इंडिया जैसे देशों को परेशान करने के लिए। मक्की जो है ये हाफिज सईद 2611 का जो मास्टरमाइंड है उसका ब्रदर इन लॉ है। और भारत और USA दोनों जो है वो एक लंबे समय से इसको इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोस्ट वांटेड लिस्ट जो है भारत का और USA का, तो इसमें है ये मक्की। हाफिज सईद भी हैं। भारत पर जो अटैक्स हुए हैं तो उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान जो है एसबिनो के पूरा सपोर्ट जो है वो ऐसे टेररिस्ट को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देता है। China's hold on the Makki listing process in June was one of 5 holds it placed on similar proposals against other wanted LET Jaish-e-Mohammed terrorists based in Pakistan. चाइना का जो होल्ड था, यहाँ पर जो एक टेक्निकल होल्ड जो मैंने आपको बताया, तो ऐसे 5 होल्ड्स है, उसमें से ये एक होल्ड जो है इस पर अभी चाइना ने अपना विड्रॉवल जो है वो किया है। और भारत जो है वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है कि चाइना जो है वो यहाँ का एक, चाइना का यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड है। जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की बात हमने बताई थी ना, वो जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के बारे में बताया था कि कुछ देश जो हैं वो अगर भारत पर हमला पाकिस्तान के टेररिस्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान उसको गुड टेररिज्म कहता है, चाइना उसको गुड टेररिज्म मानता है। कहते नहीं है कोई, लेकिन मानते हैं और जानते भी हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया टेररिज्म जो है वो मानवता के खिलाफ है, और टेररिज्म जो विचारधारा है उसको खत्म करना है तो आपको मानवता की विचारधारा जो है उसको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड टेररिज्म पर चाइना का एक लंबे समय से रहा है। इसी के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की का जो काउंटर टेरर मैकेनिज्म है, तो उसकी भी एक हंसी उड़ाना, उसकी एक मौकरी करने के बराबर है कि पूरी दुनिया जानती है कि ये टेररिस्ट हैं, ये किस प्रकार का क्या धंधा करते हैं, लेकिन आप उनको बचा लेते हैं टेक्निकल, और आपका जो पावर है, वीटो पावर है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि ये P5 जो है उसमें भी बदलाव होने चाहिए, इज़न्ट इट? क्योंकि चाइना जो है वो अब ये एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और फिर वो पाकिस्तान को बार बार बचा लेता है। पाकिस्तान कितना भी गलत करे, इट्स लाइक वो पेरेंट्स की तरह है कि अपना बच्चा कितना भी शरारती हो, कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना क्रिएट करे, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो स्कूल पे पहुंच जाते हैं और अपने
बच्चे के बारे में नहीं लेकिन टीचर्स को और प्रिंसिपल और स्कूल को ब्लेम करते कि नहीं आप लोग गलत है, मेरा बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। आप समझिए आज ये पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को बचा रहे हैं, लेकिन कल जाकर यही बच्चा जो है वो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा ट्रबल बनेगा। महाभारत में भी तो यही हुआ था। दुर्योधन जो है तो धृतराष्ट्र जो है वो हमेशा दुर्योधन के बारे में अच्छी अच्छी चीजें कहते हैं। दुर्योधन कितना भी गलत हो वो कभी नहीं कहता था कि तू गलत है, लेकिन एंड क्या हुआ, तबाही मच गई। It's just one example, you know. तो same thing happens with, same thing will happen with China as well. आज भले ही चाइना मीन्स चाइना को अब उसका सबक भी मिलने लगा है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उस इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे चाइनीज लोग जो हैं वो मारे गए। टेररिस्ट जो हैं वो उनसे भी मीन्स, ये टेररिस्ट ऐसा नहीं है कि चाइना के लोग हैं तो फिर टेररिस्ट जो हैं वो फिर इनसे पैसे मांग रहे हैं कि भाई यहाँ पर काम करना है तो इतने हमें पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट सरकार को भी आपको देने पड़ेंगे, और ये टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं उनको भी आपको खुश रखना पड़ेगा। तो चाइना अब धीरे धीरे ये स्वाद जो है वो चखने लगा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं रहा है। ओके, पहली बार ऐसा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने किसी प्रपोजल को को स्पॉन्सर किया हो। यूएसए के साथ हमने ये को स्पॉन्सर किया, हमने इसको टेबल पर रखा और ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो दिस इज ए डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया, दिस इज नंबर वन। दूसरी एक नंबर वन चीज हुई है वो ये हुई है कि फर्स्ट टाइम एक ऐसा टेररिस्ट जो भारत में अटैक जिसने करवाए हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है उस पर अब एक स्टेप जो है वो एक स्टेप यूएनएससी में आगे बढ़ा है। तो दिस इज ऑल्सो कि कश्मीर में जो अटैक्स हो रहे हैं तो ऐसे टेररिस्ट जो है तो उसके खिलाफ अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम, तो ये भी एक अच्छी बात है। 2019 में एक दशक पुरानी जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, तो उस पर एक लंबे समय से चाइना जो है वो होल्ड करके बैठा हुआ था, लेकिन फिर पुलवामा सुसाइड अटैक हुआ, उसके बाद जो है वो इस पर कार्यवाही शुरू हुई। तो दिस इज लाइक यू नो कि एक दशक लग जाती है। आप सोचिए ये टेररिस्ट जो हैं वो कितने स्ट्रांग हो गए, उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा होगा कि चाइना और इतने बड़े बड़े देश जो हैं उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। चाइना ने पता है क्या कहा? चाइना ने ये कहा कि ये इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए हम कर रहे हैं, और ये भी बताया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है तो उसका भी ये रिकॉग्निशन है, ऐसा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। और भारत जानता है कि एक लंबी दूरी अभी तय करनी है, अभी तो ये सिर्फ पहला स्टेप है, आप समझ सकते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर करनी होगी, और ये एक सिसिफियन टास्क है। सिसिफियन टास्क का मतलब ये होता है कि एक ऐसा काम जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, जो चलता ही जाएगा, राइट। तो इट्स लाइक दैट कि हमें पता है कि अभी तो ये पहला स्टेप लिया है, अभी तो बहुत दूरी तय करनी है, लेकिन भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं। भारत जो है वो इस पर मेहनत करता रहेगा। हमें हर तरह से इस पर काम करना है, डिप्लोमेटिकली काम करना है, फिर काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। तो ये चीज़ जो है फिर यूएसए जैसे देश के साथ कोऑपरेशन करके काम करना है। तो ये सारे जो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो भारत तय करना चाहता है। और अभी 4 दूसरे ऐसे टेररिस्ट हैं जिन पर काम करना बाकी है, जैसे कि हाफिज सईद और उसका बेटा तालहा, जो 2611 का हैंडलर था साजिद मीर, फिर एलईटी का रिक्रूटर है शाहिद महमूद, और अब्दुल राउफ अजहर जिसको मसूद अजहर का भाई माना जाता है, जो IC-814 हाईजैकिंग जो नेपाल से हमारी फ्लाइट उड़ी थी और फिर उसको हाईजैक कर लिया था, तो ये फ्लाइट को हाईजैक करने के पीछे जो व्यक्ति था, तो ये 4 और लोग हैं जिस पर और काम करना बाकी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया साहब जो हैं उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, और उन्होंने कहा है कि भारत की जो G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है, हम G20 का प्रेसिडेंट बन चुका है भारत, एज वी नो, से हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मानकर चल रहा हूँ कि आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली द हिंदू एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, और आपको अप टू डेट मीन्स पता है क्या क्या चीज़ें हो रही है। ओके, तो भारत G20 का प्रेसिडेंट बन चुका है, और ये जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है इसमें भारत क्या करना चाहता है? भारत एक ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूं,
ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर क्रिएट करना चाहता है। किसमें? भारत की G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है पूरे 1 साल चलेगी। ये 2023 का जो दिसंबर आएगा, दिसंबर 2023 तक हम प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें भारत का एक लक्ष्य है कि हम ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर क्रिएट करें। ये समझ लिया आपने। अब हम इस पर आगे बात करेंगे। जब दुनिया के हेल्थ की बात आती है तो भारत जो है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वासुदैव कुटुंबकम, राइट? वन हेल्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये चीज, ये हमारा G20 का लोगो है। अब एक हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हुई और इस मीटिंग में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर जो है इस पर डिस्कशन हुई। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं अलग अलग देशों के, फिर ये G20 के ऑफ कोर्स, फिर एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, तो ये सारे लोग जो है फाउंडेशन एंड फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। और ये GHA जो है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, ये क्या करना चाहता है, ये जो फ्यूचर में जो हेल्थ इमरजेंसीज आएगी तो इसके लिए एक ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम क्रिएट करना चाहता है ताकि हर एक देश जो है वो इस प्रकार की इमरजेंसीज के खिलाफ या फिर इमरजेंसीज को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। कोविड के टाइम पर दोस्तों पूरी दुनिया ने एक सबसे बड़ा लेसन जो है वो क्या सीखा, कि कोई भी एक अकेला देश, चाहे वो कितना भी वेल इक्विप्ड क्यों ना हो, चाहे उनके पास कितना भी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, वो अकेले ऐसे पेंडेमिक को नहीं लड़ सकता। और खास करके जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जिनको LMICs कहते हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, तो इनके लिए तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। हमने इससे पहले भी देखा था और डिस्कशन की थी, आई थिंक कल ही हम बात कर रहे थे कि कैसे कुछ पैसे वाले देश जो हैं वो कोविड वैक्सीन के जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं वो देने लगे। मेडिसिन वैक्सीन नहीं बनी थी उससे पहले उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कंपनीज को दे दिए कि आप रिसर्च करें, ये लीजिए पैसे, जब भी आपको दवाई मिल जाए तो हमें इतने मिलियन डोजेस जो है वो आपको देने हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो करने लगे। और हमारे देश में जब पहला डोज जो है वो स्टार्ट हो गया या फिर नियरली खत्म हो गया था, उस समय पर बहुत सारे दुनिया के ऐसे छोटे छोटे देश थे जिनके पास एक वैक्सीन भी नहीं पहुंची थी। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए खराब है, क्योंकि हम हमारे देश के लोगों को 2-2 डोज दे देंगे, 3-3 डोज दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सेफ हो गए। जिन देशों में वैक्सीन है ही नहीं तो वहां पर कोविड का नया वर्जन आ जाएगा, और एक ऐसा वर्जन आ जाए जिससे आपकी ये नई जो वैक्सीन है वो काम ना करे, तो फिर क्या होगा? और तबाही होगी। 1-2 साल तक ये चीजें चलती रही और चलती रहेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक बहुत ही बड़ी चीज देखी है, भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि जिन जिन देशों में हमारी वैक्सीन गई है, हमने वैक्सीन भेजी है, राइट, तो जहां पर हमारी वैक्सीन गई है उन देशों को पता है कि ये भारत से ये वैक्सीन जो है वो आई है, राइट। भले ही हम उस देश के साथ उतना बिजनेस ना कर रहे हो, भले ही हमारे उस देश के साथ कोई हिस्टोरिक रिलेशन ना हो, लेकिन जब उनके पास वैक्सीन गई ना, तब से एक नए रिश्ते की शुरुआत हो गई। वो लोग आज नहीं लेकिन आने वाले कई सालों तक, सदियों तक याद करेंगे कि जब मुसीबत का वक्त आया था तब भारत ने वैक्सीन हमें भेजी थी। ये कहानियां जो हैं वो उनके जीवन का पार्ट गई, वो इमोशनल एक अटैचमेंट हो गया, और ये बॉन्ड जो है वो कभी नहीं टूटता है। तो इंडिया जो अभी कर रहा है वो बहुत ही अच्छी चीज कर रहा है कि हम ग्लोबल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यह बताया कि भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा हीलिंग, हार्मनी एंड होप। दोस्तों, शब्द पर फोकस कीजिए, हीलिंग, हार्मनी एंड होप। सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, जीवन के भी बहुत सारे मंत्र यहां पर आपको मिल रहे हैं। एक सीरीज जो है वो मैंने स्टार्ट की है, वाई यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS वाली सीरीज, राइट। यहां पर मैंने क्वेश्चन रखा, वाई यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS। ये इसमें IPS भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, XYZ। और ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस सीरीज को देखिएगा। इसमें मैंने कुछ ऐसी चीजें समझाई हैं जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि
इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है। और बड़ी बड़ी कंपनीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, बड़े बड़े लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो यू विल फाइंड कि जो लोग ब्रांड बन चुके हैं, राइट, जो लोग जेन्यून इन्फ्लुएंसर हैं अच्छी तरीके से, सिर्फ मार्केटिंग और वो करके इन्फ्लुएंसर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्यून, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि उनका वाई जो है वो काफ़ी क्लियर रहता है, और उनका वाई जो है वो हमेशा इमोशन से ही जुड़ा रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे बना हुआ है। आप वो सीरीज देखिएगा, आप चीज़ें समझ जाएंगे। और अगर आपने वो सीरीज देखी है तो फिर आप ये जो शब्द है ना, हीलिंग, हार्मनी और होप, इसका डीप मीनिंग जो है वो समझ पाएंगे कि भारत एक्चुअली क्या करना चाहता है। मैं अगर वो चीज़ आपको यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो 1-2 घंटे चले जाएंगे। तो वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, वो चीज़ें एक बार वो सीरीज देख लीजिए आप। उसके बाद आप इस लाइन को, सिर्फ इस लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ आपको इस लाइन को समझने की कोशिश करनी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिफाइंड द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एज हीलिंग, हार्मनी एंड होप। आप फिर समझिएगा कि ये कितनी डीप बात जो है वो यहाँ पर हो रही है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसकी डेप्थ अभी समझ में नहीं आएगी, और शायद कभी ना आए। अगर आप उस सीरीज को नहीं देखेंगे तो शायद वो कभी नहीं समझ पाएंगे, और वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, क्वांटिटी की गेम ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। कि आप जेन्यूनली सिविल सर्विसेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, उसमें आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, हर महीने सैलरी आ जाएगी, पावर होगा, ये सारी चीजें तो हैं ही, राइट। ये सारी चीजें कौन नहीं चाहता है, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको क्यों दी जाए, ये सारी चीजें तो बाय प्रोडक्ट होगी। आपका जो लक्ष्य होगा कि आप जेन्यूनली क्या करना चाहते हैं, ये पावर्स आपको दिए गए, उसके बाद आप जेन्यूनली क्या करेंगे, ये चीज की गेम है। ये वो चीज आप करने के लिए तैयार है तो बाकी ये सारी चीजें आपको दे देगी सरकार। ओके, मूविंग ऑन। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक, या फिर भारत, यहां पर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मिस्टर मोदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया के लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, राइट। तो वो भारत की बात यहां कर रहे हैं कि भारत जो है एक ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन चाहता है, जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है उसको एक की प्रायोरिटी के तौर पर माना जाए। और इस चीज को लेकर 3 प्रायोरिटीज भारत ने तय की हैं, 1, 2 एंड 3। पहली है स्ट्रेंथनिंग नेशनल कैपेसिटीज, दूसरी है फार्मा कोऑपरेशन, एंड थर्ड वन इज डिजिटल सॉल्यूशन। एक के बाद एक को देखते हैं। तो नंबर 1 जो है, तो उसमें यह है कि कोई भी देश जो है तो उसकी अगर कोई ऐसा मेजर आउटब्रेक होता है तो उस देश के पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ सके। इसमें हम वन हेल्थ अप्रोच से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसको रोकना चाहते हैं। वन हेल्थ में ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, एनवायरमेंट आ गया। WHO, वर्ल्ड बैंक, G7, एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर्स, तो ये सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है, सिनर्जी से स्ट्रेंथ करने की बात है, और जो भी बॉटलनेक्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, हर्डल्स हैं, उनको सिस्टम से हटाने की बात है। नंबर 2 है फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना, कि हर एक देश के पास क्वालिटी वैक्सीन्स, थ्योरप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक की जो भी किट्स हैं वो हर एक देश के पास एक्सेसिबल हो। भारत की बात करें तो भारत की जेनेरिक मेडिसिन जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, और 2022 में भारत ने 200 देशों को $24.47 बिलियन की फार्मा प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं। और भारत जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों को HIV ड्रग्स, एंटी TB जेनेरिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है, खास करके गरीब देशों को। और कोविड के टाइम पर भारत ने जो वैक्सीन और चीज़ें पहुंचाई तो उसमें ना तो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, ना तो किसी ऐसा भी नहीं हुआ कि उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए, नहीं, राइट, रीजनेबल रेट पर ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की। और वैक्सीन मैत्री जो इनिशिएटिव है इसके तहत भारत ने 100 से भी ज़्यादा देशों को कोविड के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, क्रिटिकल डोजेस जो है वो प्रोवाइड किए। भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी चालू की है ताकि हम यहाँ पर बल्क में ड्रग्स बना सके, बल्क में मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो बना सकें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफ़ी जोर जो है वो दिया जा रहा है। नंबर 3 है डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस एंड इनिशिएटिव्स। तो हमने जैसे कोविन ऐप का इस्तेमाल किया और ई संजीवनी जो है तो इसके माध्यम से टेली कंसल्टेशन जो है वो किया जाता, तो 90 मिलियन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। आयुष्मान भारत PMJAY जो है वो यहाँ पर चल रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो दुनिया के दूसरे देशों को भी इसका बेनिफिट मिले। कोविन प्लेटफॉर्म जो है अब दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा उसको पब्लिक हेल्थ गुड के तौर पर भारत ने दूसरे देशों के साथ ये टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर की है। तो दिस इज अ बिग पिक्चर, राइट, कि भारत ये करना चाहता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बी वाइज सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब जो है उन्होंने एक पत्र लिखा है CJI चंद्रचूड़ साहब को, और इस पत्र में वो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको कॉलेजियम का आप पार्ट बनाइए, उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जब हाई कोर्ट के जजेस की बात आ रही हो तो स्टेट्स को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा एक पत्र जो है वो उन्होंने लिखा है। अभी हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम चल रही है, इसमें 5 जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं CJI, और फिर बाकी के 4 सीनियर मोस्ट जजेस वही तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट और सारे फैसले यही कॉलेजियम सिस्टम लेती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, लेकिन थर्ड जजेस केस जो 1998 का हुआ उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना हो गई, और उसके बाद ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है इसकी स्थापना हुई, जो सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में कंसल्टेशन से फाइनलाइज हुआ था, ये MOP। लेकिन MOP में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये चाहती है कि ये कॉलेजियम सिस्टम जो है इसमें चेंजेस किए जाए। गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कॉलेजियम को चेंज करना चाहती है तो इसमें सेकंड और थर्ड जजेस केसेस में जो चीज़ें आ गई थी तो उसको रिविजिट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनिस्टर साहब जो हैं वो CJI के साथ डील कर रहे हैं, मीन्स उनको पत्र भेजा है, चेंजेस करने की बात है, ये सारी चीज़ें चलो सही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस आर्टिकल की लगी वो ये है, पार्लियामेंट यहाँ पर कहाँ पर गई? क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में बात हो रही है, राइट, ये पत्र के माध्यम। लेकिन पार्लियामेंट जो है इसको लॉ बनाने चाहिए। पार्लियामेंट अगर बाय स्टैंडर्ड के तौर पर ऐसे ही पार्लियामेंट को साइड में खड़ा रख दिया और पूरी गेम जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ही करेगी, तो दिस इज नॉट हेल्थी फॉर आवर कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि NJSC जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट को परस्यूएड करने की जरूरत है। परस्यूएड यानी कि उनको समझाने की जरूरत है कि NJSC जो है उसको लेट्स से स्टार्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चेंजेस चाहती है उसमें उसको देखा जाए, कोई एक पॉइंट पर एग्री तो हो कि हम ऐसा NJSC बनाएं। देखिए आर्टिकल 370 CAA, डिमोनेटाइजेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये बहुत सारी चीज़ों में प्लस माइनस कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उन पर डिसीजन लेने में 3-4 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। तो फिर NJSC में इतना फटाफट क्यों, तो ऐसा नहीं है कि NJSC को हटाया तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, लेकिन ये गलत सही के चक्कर में जो है वो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और फायदा नहीं होगा। तो व्हाट वी वांट इज के एग्जीक्यूटिव्स, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी ये मिलकर कोई इसका एक सॉल्यूशन बनाए और NJSC को लेट्स से स्टार्ट कर दे। फिर उसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो फिर रिवाइज किया जा सकता है, या फिर एक अल्टरनेटिव ये भी है कि अभी जो MOP है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तो उसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है। अब सरकार क्या चाहती है कि कॉलेजियम थोड़ा और ट्रांसपेरेंट हो जाए। कॉलेजियम बहुत ही ओपेक तरीके से काम करता है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में ये कुछ 4 चीज़ें की जा सकती है, जैसे कि कॉलेजियम में जो डिस्कशन चल रही है तो इसकी मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाए, रखा जाए जनता के सामने, देश के सामने कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए सेक्रेटरीट जो है वो सेटअप किया जाए ताकि वो अपनी प्रोसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो तय किया जाए, और अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया जाना चाहिए। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज नॉट हेल्थी फॉर एनी ऑफ अस एंड फॉर द होल कंट्री, एंड लेट्स होप के कोई वाइज जजमेंट सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी लेगी और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, सेम टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, सेम लेटर के बारे में पायोनियर में एक आर्टिकल है कि लॉ मिनिस्टर चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो पूरी प्रोसेस में आए। एक हेल्थी डायलॉग एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्लियामेंट को नहीं भूलना है। जैसे हमने देखा
और किरण रिजिजू साहब जो हैं उन्होंने राज्यसभा में ये कहा कि ये इश्यू तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कोई नई सिस्टम अपॉइंटमेंट की इवॉल्व नहीं होगी तब तक। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि कोर्ट एक लंबे वैकेशन पर चली जाती है, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्थी, एंड दोनों ऑर्गन्स को मिलकर काम करना होगा, एज आई ऑलरेडी सेड, राइट। सो ये एक ऊपर ऊपर से हमने देख लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके जो थे वो भी हमने समझ लिया, कवर कर लिया। अब बात करते हैं फॉरेन कैंपसेस एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन सेक्टर में सरकार बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो करना चाहती है, रिफॉर्म्स करना चाहती है, और इस रिफॉर्म्स में ये भी है कि बड़ी बड़ी जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस यहाँ पर आ जाए, ताकि हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर पढ़ाई करने के लिए ना जाना पड़े, वो वही क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उनको अपने घर पे यानी कि हमारे देश में मिल जाए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन का रिपोर्ट ये कहता है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूएसए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद वो वहीं पर रह जाते हैं। और दूसरे भी रिपोर्ट्स जो है वो यही कहते हैं कि लगभग 35% जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो F1 वीज़ा के लिए यानी कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और फिर वहीं पर वो रह जाते हैं। तो सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टैलेंट जो है वो यहाँ पर रहेगा। टैलेंट जब बाहर चला जाता है इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। और टैलेंट जब हमारे देश में आता है बाहर से तो उसको कहते हैं ब्रेन गेन। समझ में आ गई ना ये बात? ब्रेन गेन यानी कि अंदर आना, ब्रेन गेन यानी ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारा टैलेंट जो है वो दूसरे देश में चला गया। फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम सर जैसे कोई व्यक्ति हैं तो वो फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद दूसरे देश में चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो इमेजिन कितना बड़ा लॉस होगा भारत को। सेम थिंग गोज विथ दूसरे बहुत सारे लोग। और एक और चीज़ है यहाँ पर, हमें उनको ब्लेम नहीं करना है जो लोग जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सत्या नाडेला है या फिर सुंदर पिचाई हैं या फिर XYZ जो भी लोग हैं जो बाहर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के दुश्मन हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे देश को जब ज़रूरत थी तब आप देश छोड़कर चले गए, आप कंफर्ट में जी रहे थे। दिस इज़ अ नेगेटिव अप्रोच। ये सारे लोग जो हैं जो बाहर रहते हैं फॉरेन के लोग, वो भारत के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। वो भारत में कितना सारा पैसा भेजते हैं आप समझिए, जिसको कहते हैं रेमिटेंस। तो हमारे देश में जितना FDI आता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे लगभग 2 गुना हमें रेमिटेंस मिलता है। तो बाहर काम करने वाले लोग जो हैं वो देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं और आप करते हैं। तो कभी भी उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिएगा। और कोई लोग ऐसा बता रहे हैं तो रिमेंबर इट इज अ रॉन्ग नंबर। ओके, तो व्हाट वी नीड के हमारी एजुकेशन और जॉब मार्केट के बीच में एक लिंक क्रिएट हो। और आई वुड से जस्ट जॉब मार्केट नहीं, आई वुड से एंटरप्रेन्योर मार्केट में भी एक लिंक हो। वी नीड जॉब सीकर्स, राइट। जॉब क्रिएट करनी है, लेकिन जॉब क्रिएट करने वाले लोगों को भी क्रिएट करना है कि ऐसे लोग जो जॉब क्रिएट करें। तो वी नीड दोज पीपल एज वेल, यू नो। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकती, इंडस्ट्री को भी ये साहस जो है वो दिखाना पड़ेगा। OECD जो है उसका रिपोर्ट यह कहता है कि दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत के लोग जो हैं वो वहाँ के लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि देश के प्रति प्यार नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसकी वजह से वो फिर बाहर चले जाते हैं। तो वी नीड टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी हियर इन अवर कंट्री। भारत जो है वो 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, और इसके लिए हमारा टैलेंट हमारे देश में रहे, वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमें यहाँ पर ही क्रिएट करना होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो भी ये गैप्स हैं इनको फुलफिल किए बिना हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कितने सारे टॉपिक्स हमने लगभग 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिए, राइट। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन ईमेल मी। एंड यस दोस्तों, if this lecture has inspired you, then please pass it on to someone you want to inspire. जैसे मैंने आपको बताया, एक तो why you want to become IAS वाली सीरीज जो है वो चल रही है। इसके कुछ लेक्चर्स अभी आना बाकी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आप जो 4-5-6 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं उनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सेकंड जो सीरीज चल रही है वो फोकस वाली सीरीज चल रही है, फोकस कंसंट्रेशन क्या होता है, सारी चीज़ें। और अब एक नई सीरीज भी स्टार्ट हो गई, इसके 2 लेक्चर्स आगे हैं, टाइम मैनेजमेंट की ये सीरीज है, राइट। और सीरीज आएगी और वीडियोस आएंगे। ये सारे वीडियोस आपके लिए हैं दोस्तों, राइट। सारे के सारे वीडियोस आपके लिए हैं।
आप देखते हैं इनको, नहीं देखते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है। मैं ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ और ना तो आपका फीडबैक आ रहा है, ना तो मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ने तीन चार पाँच छः स्टूडेंट्स ने फीडबैक भेजा है, देखा है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन देखकर लाइक देकर चले जाते हैं। एक कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए, राइट? जस्ट एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कितना वक्त लगेगा? इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स। लेकिन इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए, इजंट इट, कि आप फीडबैक दीजिए, आपको पसंद आई चीज़ें, आपको समझ में आई चीज़ें, कौन सी चीज़ें आपको नहीं लगी, लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। मैंने इसलिए ईमेल दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मीन्स उनको वो रहता है कि कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं ईमेल प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप ईमेल में लिखिए, राइट? फील फ्री एंड राइट, आप लिखना तो स्टार्ट कर दीजिए, इतना घबराना हिचकिचाना क्यों? छोड़िए ये सारी चीज़ों को। मीन्स आप बनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, आपको हर रोज़ हज़ारों लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने ऊपर के लोग यानी कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक बातचीत होगी और ग्रास रूट लेवल के लोगों तक बातचीत आपकी होगी। तो आप तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी बनने वाले हैं और आप कम्युनिकेशन में इतने वीक, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो हिम्मत कीजिए और लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन। बताइए मुझे कि आपने ये सीरीज देखी है, नहीं देखी है तो कब देखने वाले हैं, सारी चीज़ें। मीन्स कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, राइट? मैंने हमेशा यही ऐसा ही बिहेवियर जो है आपके साथ किया है कि मैं आपके दोस्त की तरह रहूं। वो टिपिकल एक सर टीचर वाला रिलेशन जो है, सर और स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन जो है, वो नहीं। आई वांट टू बी लाइक मोर लाइक ए फ्रेंड विथ यू गाइस। तो फील फ्री एंड राइट, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। God bless you all. Jai Hind.